नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से देश का दिल यानी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। और आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। मध्य प्रदेश से बड़ी जानकारी जहां पर कई विभागों के प्रमुख सचिव बदले गए हैं, 10 बड़े IAS अफसरों के तबादले हुए हैं। मोहम्मद सुलेमान को स्वास्थ्य विभाग से हटा दिया गया है, तो वहीं SN मिश्रा ACS गृह बनाए गए हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मध्य प्रदेश में देखने को मिली है जहां पर कई विभागों के प्रमुख सचिव बदल दिए गए हैं। 10 बड़े IAS अफसर ऐसे हैं जिनके तबादले किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, किसको कहां का प्रभार मिला है, कौन से अफसर शामिल है, सब कुछ विस्तार से बताइएगा। देखिए, सीधी सी बात है, लंबे समय से ये अधिकारी एक ही पद पर एक ही जगह पदस्थ थे, इसलिए प्रशासनिक सर्जरी होनी ही थी। लंबे समय से इस पर बात भी हो रही थी और फाइनली ये जो है हो गया, तबादले हो गए। दूसरी बड़ी बात हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि अब कर्मठ अधिकारियों को आगे बढ़ाने का सरकार का ये पूरा मामला है, उसको हमको दिखाई देता है। अगर हम लिस्ट देखें तो जैसा कि आप बता रही थी कि इसमें जो है अगर ऊपर से देखा जाए तो ACS होम मिश्रा को बनाया गया है। ACS सुलेमान को मंत्रालय से टोटली हटा दिया गया, वो कृषि का जिम्मा संभालेंगे। इसके अलावा टोटल कैलकुलेशन देखें अगर हम इसमें तो 3 ACS समेत 6 प्रमुख सचिव हैं, ये बड़े नाम है सारे के सारे। और आधा दर्जन से अगर टोटल अधिकारी देख लें तो 12 अधिकारी होते हैं। इस तरह से इनका तबादला किया गया है। दूसरा, हमको ये भी समझ में आता है कि अब सरकार का फोकस ये है कि लंबे समय से एक ही विभाग में जमे रहने से कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली पर असर पड़ता है, इसलिए ये शीर्षस्थ जो अधिकारी हैं उनको नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसमें कुछ अधिकारियों का कद बढ़ा है, सुदाम खाड़े का कद बढ़ा है, अब वो माध्यम का भी जिम्मेदारी देखेंगे। अभी तक जो है वो जनसंपर्क में काम देख रहे थे। बिल्कुल, तो देखिए बड़ा तबादला है और बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मानी जा रही है। श्याम सिंह तोमर ने पूरी जानकारी भी दे दी। तमाम जानकारी के लिए पहले तो शुक्रिया श्याम आपका। और चलिए अब खबरों में बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं रीवा की, जहां के रहवासियों को सरकार ने एक बड़ी सौगात दे दी है। बिल्कुल सही सुना आपने, रीवा वासियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने एक तोहफा दिया है। अब रीवा से भोपाल के लिए एक और ट्रेन चलेगी, ये एक बड़ी सौगात है। अब रीवा से भोपाल का सफर बेहद ही आसान होने वाला है, लेकिन इससे लेकर थोड़ी सियासत भी हुई है। रिपोर्ट में देख लीजिए। प्रदेश में रीवा वासियों को एक और ट्रेन की सौगात मिली। रीवा से भोपाल चलने वालों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। अब रीवा से भोपाल पटरी पर एक और ट्रेन दौड़ेगी। अभी तक यात्रियों को रेवांचल एक्सप्रेस के सहारे ही रहना पड़ता था। कभी धक्के खाते तो कभी ट्रेन लेट हो जाए तो आस लगाए बैठे स्टेशन पर इंतजार करते, लेकिन अब सरकार ने इसका समाधान निकाल लिया है और अब रीवा से भोपाल के बीच गाड़ी नंबर 22145, 22146 दौड़ेगी। विंध्यवासियों के लिए ये सौगात बड़े दिनों की कवायद भी है, क्योंकि अब तक इस पटरी पर केवल रेवांचल एक्सप्रेस ही दौड़ रही थी, जिसे रीवा के व्हाइट टाइगर कहे जाने वाले स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी लेकर आए थे। और तब से अब तक बस विंध्यवासी इसी में सफर कर रहे थे। लेकिन अब नई ट्रेन की सौगात खुशियों की लहर लेकर आई है। रीवा से भोपाल के लिए एक और ट्रेन की सौगात मिली है। अब रीवा से भोपाल के लिए रेवांचल के अलावा एक और ट्रेन जो सप्ताह में 2 दिन चलेगी, रीवा के रेलवे स्टेशन में मौजूद है और लोगों से भी बात करेंगे। तो आइए आपसे बात करते हैं। आवश्यकता में अर्जेंट में जाने में बहुत दिक्कतें होती थी, इस कारण से बहुत अच्छा है। मान लीजिए रीवा के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो एक और ट्रेन चली थी वंदे भारत, इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा था कि नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता था। बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। एक तो जनरल इमरजेंसी में जनरल मिलती थी, फर्स्ट AC तक भी नहीं खाली रहती थी। बहुत दिक्कतें होती थी, आदमी बस से जाता था। ये बताइए, वहाँ पढ़ने वाले छात्र बहुत परेशान होते थे। इसके लिए हमें काफ़ी खुशी है। रीवा से भोपाल के लिए नई ट्रेन ने प्रदेश की राजनीति में थोड़ा क्लैश भी करवा दिया। नई ट्रेन को लेकर राजनीति तेज हो गई। दरअसल ये ट्रेन भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक भगवान दास सबनानी की मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। चुनाव के दौरान जब मैं विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होकर जनता के बीच में था, तब वहां बात आई कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, एक ट्रेन हमको मिल जाए। इसके बाद पोस्टर सामने आने शुरू हो गए और थोड़ी सियासत भी गर्मा गई, लेकिन प्रदेश सरकार में डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने धन्यवाद किया है।
रेवांचल के साथ साथ पैरेलल एक और ट्रेन चलने से निश्चित रूप से विंध्य क्षेत्र के लोगों का सीधे राजधानी से कनेक्शन बढ़ सकेगा। ये एक बड़ी सौगात है, लंबे समय से की जा रही मांग की पूर्ति है, इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। नई ट्रेन आई तो सौगात के साथ साथ अपने साथ सियासत भी लेकर आई, और जब समय इतना लंबा हो तो बातें होनी भी लाजमी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि गाड़ी नंबर 22145, 22146 विंध्यवासियों के लिए एक बड़ी सौगात बनकर आई है, जिसे पाकर यात्रियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देखिए, रीवा वासियों के लिए बड़ी सौगात है। अब भोपाल तक का सफर और भी आसान हो जाएगा क्योंकि ट्रेन की संख्या बढ़ने वाली है और इसके लिए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने धन्यवाद भी व्यक्त कर दिया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लाडली बहनों की, जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने राखी पर तोहफा दिया है। लेकिन अब उस पर सियासत शुरू हो गई है और इस बार ये सियासत गरमाई है बीजेपी के एक नेता की वजह से। बीजेपी के ही नेता रघुनंदन शर्मा ने उन्होंने एक बयान दिया है। बस फिर क्या था, बयान आया, उसके बाद राजनीति मध्य प्रदेश की गर्म हो गई। देख लीजिए। लाडली बहनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने तोहफे का ऐलान किया। 1250 की जगह 1500 देने की घोषणा हुई। सरकार के इस कदम का स्वागत भी हुआ और विपक्ष ने जमकर सवाल भी उठाए। लेकिन अब नए सिरे से इस पर बहस शुरू हो गई है। इस बहस की शुरुआत की पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने। दरअसल लाडली बहना योजना के तहत रक्षाबंधन मनाने के लिए अगस्त महीने में महिलाओं को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि को लेकर उन्होंने बड़ी मांग कर डाली। रघुनंदन शर्मा ने कहा कि जो रक्षाबंधन त्योहार मनाते हैं, राशि का लाभ उन्हें ही मिले। जो त्योहार मनाते ही नहीं, उनके लिए इस राशि का क्या औचित्य है। सुनिए रघुनंदन शर्मा की क्या राय है। अपने रिश्तों में इसका उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए इस बढ़ी हुई राशि का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सरकार को मेरा आग्रह है, सुझाव है कि ये विचार करना चाहिए। रक्षाबंधन के पर्व को मानते हैं उन बहनों को ये राशि दी जानी चाहिए। अब रघुनंदन शर्मा ने सवाल उठाया तो कांग्रेस ने बीजेपी को भाईचारे पर खतरा बता दिया। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी तो गंगा जमनी तहजीब के बीच दीवार बन गई है। भाई हमारा देश ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस नारे को चरितार्थ करने का नाम ही तो भारत है। हम हिंदुओं के त्योहारों को मनाने के लिए मुसलमान भाई दिवाली को हमारे घर आते हैं, ईद को हम उनके घर उनसे मिलने जाते हैं। यही तो हमारी तहजीब है गंगा जमनी। इसको मिटाने का काम, इसमें दीवार खड़ी करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। रक्षाबंधन आने वाला है और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लाडली बहनों को राशि भी जारी करने वाली है। लेकिन इस बीच रोज नए नए बयान, नए नए विवाद खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी और आप समझ गए होंगे। बीजेपी के नेता रघुनंदन शर्मा कह रहे हैं कि जो बहनें राखियां नहीं मनाती हैं, उनको राखी का पैसा क्यों देंगे, और इस पर कांग्रेस हमलावर हो गई और राजनीति इस पर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में लगातार राजनीति गर्म नजर आ रही है। अब चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वे केदारनाथ में फंसे कुछ यात्रियों को सांत्वना देते नजर आ रहे हैं और उन्होंने वहां से सुरक्षित निकलवाने की बात भी कही है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केदारनाथ में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों से फोन पर बातचीत की। उन्होंने उनका हालचाल जाना और हालचाल जानकर आश्वासन भी दिया कि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लगातार संपर्क में हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे हो आप? सब लोग सुरक्षित तो है ना? जी सर, भगवान की कृपा से बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बड़ी चिंता थी। मैंने उत्तराखंड के सरकार के साथ भी पूरी बात कर। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकसभा के अंतर्गत बदरवास इलाके में रहने वाले 60 लोग धार्मिक यात्रा पर केदारनाथ गए थे। केदारनाथ में बादल फटने की घटना के बाद सभी यात्री फंस गए। उत्तराखंड सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लगभग 50 लोगों को निकाल लिया है। बताया जा रहा है कि 11 यात्री अभी भी फंसे हुए हैं।
प्राकृतिक आपदा के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यात्रियों का फोन पर हालचाल जाना। धार्मिक यात्रा पर गए दल में शामिल गोपाल नामक व्यक्ति ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत की। मेरा प्यार दे देना और कह देना कि मैं चिंता कर रहा हूँ, चिंता न करें कोई भी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि गुरुवार यानी कल केंद्रीय मंत्री को उनके लोकसभा क्षेत्र गुना शिवपुरी के एक बड़े ग्रुप के केदारनाथ में फंसने की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलते ही गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ने तुरंत एनडीआरएफ के अधिकारियों से बातचीत कर बचाव और राहत के काम शुरू करने के निर्देश दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो चलिए अब भोपाल से बड़ी खबर है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर जुलाई में बजट जारी करने के बाद अगस्त में सरकार ले रही है आरबीआई से कर्ज। देखिए 11 साल के लिए 2500 करोड़ रुपए का सरकार कर्ज लेगी, यानी 21 सालों के लिए 2500 करोड़ रुपए और लेगी, यानी कि 5000 करोड़ का कर्ज सरकार ले रही है। और बॉन्ड गिरवी करके सरकार 6 तारीख को करवाएगी आरबीआई के जरिए ऑक्शन। श्याम सिंह तोमर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके। श्याम, लगातार हमने पहले भी देखा है जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही है तो कर्ज पर कर्ज सरकार ने लिया, उसके बाद राजनीति भी गर्म हुई है। अब मोहन सरकार बनने के बाद फिर सरकार कर्ज लेने जा रही है वादों को पूरा करने के लिए। देखिए, वाकई में सरकारों को कर्ज लेना होता है और कर्ज इसलिए भी लेना पड़ता है कि कहीं ना कहीं मांग और आपूर्ति का जो सीधा सा नियम है तो उसकी पूर्ति कहाँ से हो पाएगी। ऐसे में आरबीआई जैसी संस्था से, जो कि विश्वसनीय है और सरकार को बॉन्ड के साथ में ऑक्शन का जो ऑप्शन रहता है सरकार के पास में, उसके तहत कर्जा दिलाएगी। अब इसमें यह समझना होगा, सरकार कर्ज ले बुरा नहीं है, लेकिन उस कर्ज को चुकाए, समय पर चुकाए, ये बेहद ज़रूरी है। तो यही फोकस सरकार का है। सरकार हमेशा कहती रही है कि हम कर्ज ले रहे हैं, इसमें बुराई नहीं है, हमको केंद्र सरकार से ऑप्शन मिले हुए हैं, हमको केंद्र सरकार ने ये सुविधा दी है और हम नियम सम्मत ही कर्ज ले रहे हैं। कोई हमारे पास इतना ओवरबर्डन नहीं होने वाला है या कोई हम कानूनन ऐसा गैर कानूनी तरह से ये नहीं कर रहे हैं। तो सरकार समझ रही है कर्ज चुकाना होगा, भविष्य में ये भी समझ रही है। बिल्कुल श्याम, सरकार अब देखते हैं आगे किस तरीके से इस कर्ज को चुकाती भी है, क्योंकि ये भी चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में इन दिनों जर्जर सड़कों से लोग परेशान हैं, तो क्या आपको झंडूबाम की जरूरत पड़ सकती है? मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, रिपोर्ट देख लीजिए, समझ जाएंगे। बुरहानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झंडूबाम बांटा, सड़कों पर रोक रोक कर झंडूबाम दिया, कहा दर्द होता है तो लगा लीजिए। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अंकलेश्वर और गुजरात राज्य को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे के लोनी ग्राम के पास झंडूबाम बांट रहे हैं। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि कांग्रेस किस बात का विरोध कर रही है। आप इन सड़कों को देख रहे हैं, गुजरने वाले राहगीरों को और आने जाने वाली गाड़ियों को भी देख पा रहे होंगे। सोचिए इन सड़कों पर चलना कितना आसान होगा। इस बदहाली के खिलाफ ही कांग्रेस अपना विरोध जता रही है, झंडूबाम आंदोलन कर रही है। गड्ढों से होकर सफर करने वाले यात्रियों को रोक रोक कर उन्हें झंडूबाम बांट रही है और कहा कि अगर आपके हाथ, पैर और सिर में इन गड्ढों के कारण दर्द होता हो तो झंडूबाम लगा लेना। विपक्षी दल कांग्रेस के झंडूबाम आंदोलन से यात्री भी हैरत में पड़ गए। सड़क पर गड्ढे है या गड्ढे में सड़क है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हमने समझने के लिए और शासन प्रशासन को जगाने के लिए झंडूबाम आंदोलन किया, ताकि जो राहगीर, यात्री, बच्चे, बूढ़े, औरतें इस रास्ते से गुजर रहे, उनको जो इस गड्ढों के कारण दर्द हो रहा है, तो दर्द इस बाम के कारण, झंडूबाम के कारण थोड़ा कम हो और शासन प्रशासन को शर्म आए और ये रोड का काम करे, ये गड्ढे भरवाए। ये नेशनल हाईवे का ये हाल सालों से है। इसके लिए कांग्रेस ने बीजेपी विधायक अर्चना चिटनिस को भी जमकर कोसा। कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी ने कहा कि सांसद और विधायक सिर्फ फोटो खिंचवाने के काम करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। बुरहानपुर जिला सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे से परेशान है, इसलिए झंडूबाम आंदोलन किया है ताकि राहगीर, बच्चे और बुजुर्ग इस उस रास्ते से गुजरते हैं, उनको जो इन गड्ढों के कारण दर्द हो रहा है, इस झंडूबाम के कारण उनका दर्द थोड़ा कम होगा। जिस प्रकार से गूंगी, बहरी और अंधे महापौर तो थी हमारी, बाकी अब यहाँ के बुरहानपुर का विधायक और बुरहानपुर के सांसद भी अंधे, बहरे और गूंगे हो चुके हैं। न इनसे
सिर्फ ये फोटो फ्रेम खिंचाने का काम करते हैं। फोटो खिंचाने का के सिवाय कोई इनके पास पे बात नहीं है और जनता गुमराह करते हैं। आज पूरा बुरहानपुर जिला सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे के लिए परेशान है। नेशनल हाईवे की हालत बताने से ज्यादा आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि ये कितना खतरनाक हो चुका है। क्या कीजिएगा, इस बारिश ने सारे दावों की हवा निकाल दी है। आप दूर दराज के गांवों की बात छोड़ दीजिए, ये बदहाली नेशनल हाईवे पर नजर आती है। हम कांग्रेस के झंडूबाम आंदोलन को राजनीतिक ठहरा सकते हैं, लेकिन इस जर्जर सड़क की सच्चाई को झुठला नहीं सकते। मोहशीन टाडवी, विस्तार न्यूज, बुरहानपुर। और देखिए अब सीधे इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, बैतूल की बात करेंगे, जहां से कैसी चिंताजनक तस्वीरें आई है ये भी आपको दिखाएंगे कि क्या तस्वीरें बैतूल से आई है। लेकिन उससे पहले इंदौर का रुख कर लेते हैं। इंदौर से भी एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 35 लाख से ज्यादा रुपए की लूट हुई है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं स्कीम नंबर 114 पार्ट 1 पर यह लूट की वारदात हुई है, जहां पर अकेले बैग में रुपए लेकर एक कर्मचारी जा रहा था। चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, जानकारी दीजिएगा जो लूट की खबर सामने आ रही है उस पर। जी बिल्कुल, देखिए रसिका, रणवीर सिंह नाम के वो बिल्डर हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उस कंपनी से कर्मचारी लगभग 35 लाख रुपए लेकर निकला था। इस वक्त मौजूद हूँ मैं इसी स्पॉट पे। यह वही स्पॉट है जहां पर कर्मचारी की बाइक के आगे 3 बाइक सवार बदमाशों ने अपनी बाइक लगाई और उससे रुपयों से भरा बैग छीन लिया। चाकू की नोक पर यह लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। और रसिका, दिन दहाड़े की ये बात है, दोपहर में ही वारदात को अंजाम दे दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरी वारदात को छिपाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो विस्तार न्यूज़ से इस वारदात को छुपा नहीं सके। यह वो स्पॉट है जहां पर बाइक के आगे बाइक लगाकर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस अभी यह कह रही है कि हम जांच करवा रहे हैं कितने रुपए की लूट हुई है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन व्यापारी है उसका दावा है कि 35 लाख रुपए से कुछ रुपए ऊपर उस बैग में थे, जिसे बदमाश लूट कर गए हैं। अब पुलिस ने अलग अलग जगह पर चेकिंग पॉइंट्स लगाए हैं और बदमाशों की तलाश के लिए कुछ सीसीटीवी फुटेज भी इधर खंगाले जा रहे हैं। तो कुछ फुटेज हमारे हाथ भी लगे हैं जिसमें बाइक सवार 3 बदमाश बाइक से जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक बदमाशों की पहचान नहीं हो सकी है। उनको पता लगाने के लिए एक टीम, कई सारी टीम भी बनाई गई है। नजर बनाए रखिए, आगे की अपडेट आपसे लेंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो चलिए अब सीधे बात कर लेते हैं बुधनी उपचुनाव की। अमरवाड़ा उपचुनाव तो खत्म हो चुका है, अब है बुधनी उपचुनाव, जिसके लिए कांग्रेस ने अपनी कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी दौरे कर रहे हैं, वहीं बीजेपी में अटकलों का बाजार गर्म दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देख लीजिए। अमरवाड़ा के बाद अब बुधनी की बारी है। उपचुनाव की तैयारी है। बीजेपी ने कमलनाथ का किला भेदा तो अब शिवराज के गढ़ में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमान संभाल ली है। वो इस हफ्ते दूसरी बार बुधनी पहुंचे। बुधनी विधानसभा क्षेत्र के गांव इटावा कला में कांग्रेस कार्यकर्ता समागम का आयोजन किया गया। इसमें जीतू पटवारी ने कांग्रेसियों में जोश भरने की कोशिश की। एक तरफ जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधनी के दौरे कर रहे हैं, वहीं बीजेपी भी इस कवायद में पीछे नहीं है। बुधनी उपचुनाव को लेकर दोनों दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ये शिवराज का गढ़ भी है और यहाँ से शिवराज सिंह चौहान 6 बार चुनाव भी जीत चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद उनके लोग चाहते हैं कि उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को मैदान में उतारा जाए। वहीं शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे की जगह अपने सहकर्मी रमाकांत भार्गव को मौका देने की कोशिश में है, जो विदिशा से सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा राजेंद्र राजपूत का भी नाम चल रहा है, जिन्होंने शिवराज के लिए बुधनी सीट खाली की थी। ऐसे में किस पर बीजेपी दाव लगाएगी, ये फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस पर पार्टी का क्या कुछ कहना है वो जरूर आपको सुनवा देते हैं। देखिए, हंसी आती है कांग्रेस के ऐसे बयानों पर। इनको शर्म भी नहीं आते ऐसी बयान देते समय। 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख इतनी वोटों से हार रहे हैं, मिलना तो दूर की बात है, फिर भी शर्म नहीं आती। और ये शर्म नहीं आना ही सबसे बड़ी कांग्रेस की बेशर्मी आई है। कभी कर लें,
कोई भी तैयारी कर लें, ये बयान वीरता है, बाकी कुछ नहीं है। बुधनी के उपचुनाव में दोनों दल हुंकार भरने की तैयारी में है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जिसका बुधनी गढ़ है, तो दूसरी ओर कांग्रेस जिसके लिए बुधनी सीट आसान होने वाली नहीं है। ये सीट पार्टी के लिए हमेशा ही मुश्किल भरी रही है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव भी शिवराज के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें भी हार का सामना ही करना पड़ा है। वहीं पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस ने टीवी सीरियल में हनुमान विक्रम मस्ताल को चुनावी मैदान में उतारा था, जो बुरी तरह से हारे। ऐसे में ये राहें कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी आसान नजर नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, अमरवाड़ा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इस वक्त बुधनी में सींध लगाए बैठे हुए हैं। दोनों ही पार्टियां तमाम कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये रण किसके लिए आसान होता है और किसके लिए मुश्किलों भरा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।